हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, वो रहने वाली है रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट नंबर 2 के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, कल आपको पता है मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवाए थे और मैंने बोला था 50 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। कल 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए थे। आज 26 क्वेश्चन से लेकर 50 तक पूरे आपके क्वेश्चन है जो कवर करने वाला हूं, जिसके अंदर PYQ ऑफ 2020 के रहने वाले हैं। साथ में आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर रहने वाले हैं। फुल रिवीजन आपकी होगी MCQ के थ्रू। डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पहली बार इस वीडियो को देखा है या पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो जल्दी से जल्दी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मैं डेली वाइज आपको 8 PM के ऊपर क्या करता हूं, आपके लिए क्लासेस लेता हूं। और क्या होता है कि इसके अंदर पेपर 1 पूरे का पूरा मैं कंप्लीट करने वाला हूं एग्जाम के तक, तो जिसमें बहुत ही आपकी हेल्प होने वाली है। तो 25 और 25 क्वेश्चनों की 2 वीडियो और रिसर्च की आपको मिलने वाली हैं। वो वीडियो कभी भी आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं डाल के आपको लिंक शेयर कर दूंगा और वो भी आप क्या कर सकते हो, लाइव उसको देख सकोगे। यहाँ आपको वैसे ही डाल दूंगा, आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है रिसर्च एप्टीट्यूड के 26 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आप लोगों के, तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड लोग से भी शेयर कर देना। लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, अभी के अभी क्लास को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड लोग से शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की जो क्लास है इसके अंदर पहला क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन के अंदर बात की गई है द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाय, कि एक रिसर्च है उसकी गहराई का अंदाजा किस बात से लगाया जाता है कि वो रिसर्च अच्छी है, किस तरीके की है। या उसके टाइटल ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च की बात करते हैं। तो जल्दी से जल्दी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है करके बताएं कि राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। कमेंट के अंदर आप आंसर कर सकते हो। अगर कोई बच्चा इस क्लास को लाइव नहीं देख पाता, वो क्या करे, इस क्लास को 8 बजे अगर आप 8 PM के ऊपर लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे आपको कमेंट बॉक्स है, वहां पर अपने क्वेश्चन कर दीजिए। जो भी आंसर है 26 लिख के, क्यों लिखने की भी जरूरत नहीं है, 26 लिख के डैश या डॉट डाल करके आपका जो भी आंसर है A B जो भी रहने वाला है वो आप कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी बताएं कि आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय, टाइटल ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्चा है रिसर्च पे उसकी बात करते हैं। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के। कितना ऑब्जेक्टिव अच्छा रखा है आप लोगों ने, रिसर्च का कितना ऑब्जेक्टिव अच्छा है उतना ही वो क्या होती है आप लोगों के लिए डेप्थ जाती है। अगर ऑब्जेक्टिव आपका अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं वो अच्छे होंगे तो उतनी डेप्थ के अंदर आप रिसर्च कर पाओगे। मतलब किस उद्देश्यों के लिए आप रिसर्च कर रहे हो उससे पता लगता है कि आप रिसर्च कितनी डेप्थ के अंदर कर रहे हो, कि कौन सा मुद्दा है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप रिसर्च कर रहे हो। उसके बाद यहां पर बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। यहां पर आपको बता देता हूं कि जो बच्चे PDF मांग रहे थे, ठीक है, PDF में आपको 50 क्वेश्चन की पूरी आज डाल दूंगा, आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। और क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपको वीडियो के अंदर ही मिलेंगे, मैं आंसर की साथ में अटैच नहीं करने वाला, आप देख लेना। अगर किसी को नहीं पता तो वीडियो का लिंक भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। रिसर्च कैन बी कंडक्ट बाय अ पर्सन हु, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके द्वारा रिसर्च कंडक्ट की जाती है। अनुसंधान एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो हार्ड वर्कर है, या होल्ड आ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जैसे आपने MCOM किया है या BCom किया है, जो भी आपने MBA किया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी आप लोगों ने डिग्री की, MSc वगैरह की है, कुछ भी किया आपने, वो पर्सन कर सकता है रिसर्च। या है स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करता है कि जिस बंदे को रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान है वो, या जो आपकी क्या होती है कि जो थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी है उसकी जो आपके पास क्षमता रहती है, पोजेसिस है आप उसके अंदर, कि आपके पास थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी आपके पास है,
तो ऐसा इनमें से बताएं कि कौन सा पर्सन ऐसा है जो रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है। जल्दी से जल्दी अपना आंसर है जो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दे। देखो रिसर्च जब करते हैं बंदा मेहनती तो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है मेहनत वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता अकेला, या किसी के पास डिग्री है नहीं है, इसका कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि डिग्री के बिना भी आप रिसर्च कर सकते हो। वो बात अलग है कि आपकी पब्लिश करवाने के अंदर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हार्ड वर्कर तो होना ही चाहिए। उसके बाद यहां बात करते हैं नंबर ऑप्शन 3 की। भाई जो रिसर्च कंडक्ट करने वाला व्यक्ति है उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा सैंपलिंग मेथड लगेगा, किस तरीके का लगेगा, कब लगेगा, कितने टाइम के अंदर रिसर्च को खत्म किया जाएगा, कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव रखे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा और कैसे डाटे को कलेक्ट किया जाएगा। जिस बंदे को रिसर्च के मेथोडोलॉजी का पूरा ज्ञान है ना, वो बंदा रिसर्च को कंडक्ट यहां पर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहां पर राइट है। उसके बाद बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन आपका बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग द स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपकी यहां पर कौन सी है, तो जल्दी से जल्दी बताएं। करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात आती है किसकी, वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम की बात करता है। द रिसर्चर मस्ट प्रोसेस एनालिटिकल एबिलिटी की बात करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर स्टेट इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस या ऑल ऑफ द अबव की बात करता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहां पर हिंदी के अंदर है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। सबसे पहले बात करते हैं परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है या शोधकर्ता के पास एक एनालिटिकल विश्लेषणात्मक जो भी आपकी क्षमता होती है होनी चाहिए। विशेष जो आपका विश्लेषण करने की है ना, विश्लेषणात्मक क्षमता आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे बात करते हैं शोधकर्ता के उद्देश्य शोध प्रबंधक के प्रथम अध्ययन के अंदर जो आने चाहिए। मतलब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पर फोकस करना है। तो जल्दी से जल्दी आपका राइट आंसर है वो आपका रहने वाला है, बता दें 4th नंबर जो आपका राइट आंसर है यहाँ पर रहने वाला। सारी की सारी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। उसके बाद यहां बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस आर रिसर्चर्स यूज क्या करते हैं। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर कौन से मेथड का यूज करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, टी टेस्ट का यूज करते हैं, या अनोवा टेस्ट का यूज करते हैं, या फैक्टोरियल एनालाइज का यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। जल्दी से जल्दी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। यहां पर जो काई स्क्वायर की बात करते हैं, टी टेस्ट की बात करते हैं, अनोवा की बात करते हैं, तथ्यात्मक विश्लेषण की बात करते हैं। जो आपका राइट आंसर है यहां पर वो आपका रहने वाला है अनोवा टेस्ट, ठीक है। अनोवा टेस्ट के अंदर आप लोग क्या करते हो कि नल हाइपोथेसिस वगैरह के इनका जो टेस्ट करने के लिए जो सारे का सारा प्रोसीजर होता है इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। आ रिसर्चर प्रॉब्लम इज फिजिबिलिटी ओनली व्हेन, कि एक शोध समस्या तभी संभव है या तभी फिजिबल है जब होता है कि रिसर्चर इट इज रिसर्चेबल, इट हैज यूनिटी एंड रेलिवेंट की बात करते हैं, इट इज न्यू एड्स एंड समथिंग न्यू नॉलेज की बात करते हैं, नई चीजों को ऐड करता है, ज्ञान में कुछ जोड़ता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या रहने वाला है, राइट आंसर आपका 4th नंबर ऑप्शन रहने वाला है कि रिसर्चेबल होनी चाहिए, रिसर्च के योग्य हो। ऐसा ना हो कि जो टॉपिक आप लोगों ने उठाया है वो टॉपिक उठा तो लिया आप लोगों ने लेकिन उसके ऊपर कुछ बनता ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है ना, कुछ उसके ऊपर रिसर्च करने योग्य है, या वो बेसिक सी चीज है सबको पता होती है, ऐसी चीज हो जो तथ्य हमारे से छुपे हो अभी तक, मतलब जिनके बारे में नॉलेज नहीं होता। तो रिसर्चेबल होना चाहिए और यूटिलिटी वाली चीज होनी चाहिए, आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर के अंदर उसका काम आए, ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर वो काम आए ऐसी चीज होनी चाहिए, एंड रेलिवेंट होनी चाहिए। मतलब आप उसको इतना उपयोगिता मानो या उसकी जो प्रासंगिकता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए और आपको नया ज्ञान दे या पुराने ज्ञान में कुछ ना कुछ चीजें जोड़े, ऐसी रिसर्च होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बच्चे एग्जाम के अंदर बहुत आते हैं पर हमें लगता है कि यार ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। उसके बाद बात करते हैं द बिब्लियोग्राफी इज गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट के अंदर
क्या बिब्लियोग्राफी जो दी जाती है, ग्रंथ सूची एक शोध रिपोर्ट में दी गई है, उसको क्या बोला जाता है, किसके लिए दी जाती है? हैज नो रेलिवेंट टू रिसर्च, या शो वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, या हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन द फर्दर रिसर्च के बारे में आपको बताता है कि अनुसंधान के लिए कोई भी प्रासंगिकता नहीं है, या शोधकर्ता के विशाल ज्ञान को दर्शाता है, आगे के शोध में रुचि रखने वाले लोगों की मदद करता है, या ऑल ऑफ अबव की बात करता है। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है 31 नंबर का बता दें कि जो बिब्लियोग्राफी है वो किस लिए यूज की जाती है। तो यहां पर देखो रेलिवेंट होती है, उस चीज के बारे में बताया जाता है, तो ऑप्शन गलत है, मतलब ऑल ऑफ द अबव यहां पर नहीं हो सकता। उसके बाद वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर की बात करते हैं। अरे भाई सारा जोर लगाकर तो एक पर्सन रिसर्च करता है, वो क्यों फालतू में बिब्लियोग्राफी में डालेगा, सब कुछ वो मेन पेज के अंदर इंक्लूड करेगा ना, बिब्लियोग्राफी लास्ट के अंदर आती है आपकी। उसके यहां पर बात करते हैं कि हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च की बात करता है कि फर्दर रिसर्च के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन आपका किया जाता है बिब्लियोग्राफी के द्वारा। आगे बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू, फंडामेंटल जो मौलिक अनुसंधान की क्षमता को दर्शाता है, जो मौलिक अनुसंधान है उनकी क्षमता के बारे में बताता है। आपको बताएं कि एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल की बात करता है, नए प्रिंसिपल को उसको व्याख्या करना उसकी, या सिंथेसिस न्यू आइडियाज की बात करता है। इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड कंसर्निंग रिसर्च, कि एक एग्जिस्टिंग रिसर्च के साथ वो क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, और एग्जिस्टिंग मटेरियल के साथ वो उसका इवैल्यूएशन करके आपको बताता है। स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक के बारे में बात करता है, विभिन्न जो आपके मुद्दे होते हैं या आपके टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में जो भी साहित्य आपका होता है उसके बारे में बताता है। तो फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली की क्यों जाती है उसके बारे में पूछा है कि फंडामेंटल रिसर्च किसके लिए की जाती है। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है वो बता दें। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है ये रहने वाला है फंडामेंटल का एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल, नए प्रिंसिपलों की व्याख्या करना, न्यू प्रिंसिपल बनाना, नई थ्योरी को जनरेट करना ही क्या होता है, हमारा फंडामेंटल रिसर्च होता है। कि आपको फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जो आपके बेसिक या मूल या मौलिक जो चीजें होती है ना उनके बारे में व्याख्या करके आपको बताती है फंडामेंटल रिसर्च। उसके बाद बात करते हैं द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस एंड इफेक्ट इज नोन एज, जिस अध्ययन में अवशोषक किसी का पता लगाने का प्रयास करता है, मतलब ऐसी रिसर्च बताओ, ऐसी स्टडी बताओ जिसके बारे में इन्वेस्टिगेटर ट्रैक करता है, इफेक्ट को ट्रैक करता है और पता करता है कि भाई ये कुछ यहां पर हुआ होगा, ठीक है ना, मतलब जो इवेंट हो चुके हैं ना उनके बारे में बताना है। सर्वे रिसर्च की बात करता है, हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात करता है, या आपकी समेटिव रिसर्च की बात करता है। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें जल्दी से जल्दी। और डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, आपका कुछ नहीं जाता, नीचे से एक बटन ही दबाना है आप लोगों को, लाइक करने से कुछ नहीं होता, आपको भी फायदा होगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, मैं भी जल्दी से जल्दी आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही बना करके लाऊंगा और रेगुलर रहूंगा, मैं रेगुलर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो जल्दी से जल्दी बताएं कि जो आपका यहां पर सिस्टम रहने वाला है कि नई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ट्रेस करते हैं किसी भी फैक्ट के बारे में, वो क्या होता है आपका, कौन सी रिसर्च के अंदर होता है, वो आपका रहता है किसके अंदर, नंबर 3 ऑप्शन के अंदर एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करते हैं। कि जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना कि एक चीज को ट्रेस करना, किसी भी छोटे से क्लूज मिल जाते हैं, आपको क्लू मिलते हैं, वहां से आप पता करते हो। जैसे कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद हम स्टडी करके पता लगाते हैं कि इसके प्रभाव क्या रहे होंगे, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, क्या क्या रीजन रहे होंगे, वो सारी चीजों को ट्रेस करने का जो सिस्टम रहता है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर रहता है। उसके बाद 34 नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन की, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल इज टेक्निकली नोन एज। यहां पर एक क्वेश्चन आपको बताया गया कि जनरलाइज कंक्लूजन, कि एक कंक्लूजन आप लोगों ने निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल इज टेक्निकली नोन एज,
कि आपने वो सैंपल इज द टेक्निकली नोन एज, उसको क्या बोला जाएगा, जो आपने जनरलाइज किया है। किसको जनरलाइज किया है, किसी भी कंक्लूजन को। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहने वाला क्या, एक स्टैटिकल जो इन्फ्रेंस की बात करता है, जो स्टैटिकल जो इन्फ्रेंस बोला जाता है कि आपका सांख्यिकीय अनुमान की बात करता है, या पैरामीटर जो आपका इन्फ्रेंस है उसकी बात करता है, या डाटा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन की बात करता है। तो जल्दी से जल्दी आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, जल्दी से जल्दी यहां पर बता दें कि आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है। कुछ भी आपका जो राइट आंसर आपको अच्छा लग रहा है, यहां पर जो आपका दिमाग काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर आंसर कर सकते हो। यहां पर जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, ऊपर वाले सभी मतलब स्टैटिकल इन्फ्रेंस की बात करता है, पैरामीटर इन्फ्रेंस की बात करता है, डाटा एनालाइज की बात करता है और इंटरप्रिटेशन की बात करता है। मतलब स्टैटिकल इन्फ्रेंस क्या होती है, जो भी आपने कंक्लूजन निकाला है ना उसको दर्शाती है। पैरामीटर इन्फ्रेंस मतलब जो चीजें आप लोगों ने क्या कर रखी है, माप रखी हैं, उनके बारे में जो पूरी सूचना देती है, उनके बारे में जो अनुमान लगाया वो है। डाटा एनालाइज क्या होता है, पहले पूरा भरकम डाटा इकट्ठा किया, उसको एनालाइज करके जो भी आपने एक डाटा निकाला, उसके बाद उसको इंटरप्रिटेशन किया, मतलब उसकी व्याख्या की और पूरे का पूरा जो आपका फंडा क्लियर कर दिया। तो ऑल ऑफ द अबव होता है, सारे के सारे जनरलाइज कन्क्लूशन होते हैं, आपके कन्क्लूशंस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर बात करते हैं जो आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है वो किसके ऊपर यहां पर बेस्ड होती है। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। सर्वे ऑफ द लिटरेचर की बात करते हैं, कंसेप्चुअल पैरामीटर्स की बात करते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, या आपका द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं। यार जल्दी से जल्दी अपना जो राइट आंसर है वो बता दें कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है। यहां पर आपको पता है कि एक वेरिएबल आपका क्या रहता है, फिक्स वाला रहता है, और दूसरा वेरिएबल है वो आपका फ्लेक्सिबल वाला रहता है, जिसका प्रभाव इसके अंदर चेंजिंग कर करके देखते हैं। और जो आपका कंट्रोल वेरिएबल होता है उसके ऊपर आप क्या करते हो, मतलब इफेक्ट देखते रहते हो। मतलब जो आपका फिक्स वेरिएबल है उसके ऊपर आप फिक्स वाले के ऊपर इफेक्ट देखते हो, फ्लेक्सिबल वाले में बार बार चेंजिंग करके। जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ स्टूडेंट पढ़ने आए, ठीक है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट पढ़ने आए कि उनको समझ किस मेथड से आता है वो काम चेक करना मेरा है। ठीक है, मैं देखूंगा बच्चों का टेस्ट लेकर के, उनका एवेल्युएशन करके बच्चों को इस तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उनका एक कंक्लूजन निकाल के देखूंगा कि कौन सा मेथड बच्चों के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद यहां 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं। एम्पिरिकल की बात करते हैं, थ्योरेटिकल की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी को जो भी आपको दिए गए हैं। प्रयोग सिद्धांत की बात करते हैं, सैद्धांतिक की बात करते हैं, प्रयोगात्मक की बात करते हैं। जल्दी से जल्दी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है यहां पर बता दें कि आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। यहां पर देखो, जब बात करते हैं साइंटिफिक, उसके अंदर एम्पिरिकल की बात करते हैं कि आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उसके बेस्ड के ऊपर कुछ कार्यक्रम आप करते हो, कुछ फंक्शन आप करते हो रिसर्च के अंदर जब आप साइंटिफिक रिसर्च करते हो। थ्योरेटिकल की बात है, जो चीजें प्रूवल हो चुकी हैं, किसी बंदे ने प्रूवल कर दिया कि भाई इस चीज को करने से ये इफेक्ट आएगा, तो वो चीजें भी साइंटिफिक के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। थ्योरेटिकल बना ही साइंटिफिक रिसर्च से होता है। उसके बाद यहां बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल की। साइंटिफिक के अंदर, रिसर्च के अंदर आपको पता है लेबोरेटरी मेथड का यूज भी कर सकते हैं, कि यहां पर आप एक्सपेरिमेंटल सिस्टम का यूज कर करके आप एक तरीके से बताते हो कि क्या कंक्लूजन निकलता है। वो सारी सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आती हैं। ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, कि एक खोज, शोध खोज की प्रमाणिकता इसकी है, किसकी है, यहां से आपको बताना है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स इज, मतलब यहां से आपको वैलिडिटी की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, ओरिजिनलिटी की बात करता है, या ऑल ऑफ अबव की बात करता है। जल्दी से जल्दी आप आंसर कर दें कि ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स किस चीज की होती है। ऑथेंटिसिटी जो प्रमाणिकता, आपकी प्रमाणिकता है वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है, रिसर्च के अंदर जो
ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, निष्पक्षतावाद की बात करते हैं। तो जल्दी से जल्दी बात करते हैं, यहां पर आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट ऑप्शन है कि आपकी रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी क्या है। देखो यहां पर अगर सब्जेक्टिविटी की बात होती है ना, तो उसकी जो प्रमाणिकता है वो अपने अकॉर्डिंग रहती है, लेकिन जब बात करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च की, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आपकी इंक्लूड रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। विच टेक्निक इज जनरली फॉलोविड व्हेन द पॉपुलेशन इज फिनाइट। ये क्वेश्चन इस तरीके का आपका कल भी आया था कि जब फिनाइट होती है, सीमित जो आपकी पॉपुलेशन रहती है, परिमिति जिसको बोला जाता है ना, परिमित, ठीक है, परिमित, यहाँ अपरिमित होती है एक, तो यहां बात करते हैं परिमित की, हिंदी वालों के लिए है, यहां पर सीमित है, इसको परिमित भी बोला जाता है, परिमिति बोला जाता है इसको, जो भी है। तो यहां पर आपने बताना है कि जनरली जब पॉपुलेशन आपकी फिनाइट होती है ना, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपके सैंपलिंग वाले इंपॉर्टेंट है। किसी भी बच्चे को सैंपलिंग की कोई भी क्लास की जरूरत है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक डाल दूंगा, और जिस बच्चे को नहीं पता वो मुझे इस नंबर के ऊपर, ये नीचे नंबर दे रखा है देखो, 829195103595, यहां पर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना, मैं आपको साथ ही साथ हर क्लास का लिंक प्रोवाइड करूंगा जो भी मेरे पास अवेलेबल होगी, जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं, और 1-2 दिन के बाद आपको कुछ मैराथन मिलने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, यहां पर जो बात करते हैं किसकी, 38 नंबर क्वेश्चन के अंदर की पॉपुलेशन जब फिनाइट होती है तो कौन सा मेथड यहां पर बच्चे यूज किया जाता है, तो जल्दी से जल्दी बताएं। यहां पर जो मेथड यूज किया जाता है वो आपका सिस्टमैटिकल सैंपलिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। कल भी बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था, तो भाई इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सिस्टमैटिकल का मतलब ये होता है, मैं बता ही देता हूं आपको। सिस्टमैटिकल के अंदर क्या होता है कि सिस्टम बनाया जाता है कि इतने बंदे ये उठाए हैं तो इनके अंदर से इतने इतने इस तरीके से लेने हैं, मतलब सिस्टम के तरीके से आप पूरा का पूरा काम करते हो, बिल्कुल एक प्रोसेस के अंदर रह करके काम करते हो, स्टेप बाय स्टेप काम करते हो। उसके बाद यहां पर बताया जाता है, और ये स्टेप बाय स्टेप काम कहां किया जाता है, फिनाइट पॉपुलेशन के अंदर। अनफिनाइट के अंदर ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया जाता, वहां पर परपोजिव सैंपलिंग आपका आ जाएगा, ठीक है, मतलब अपने पर्पस के अकॉर्डिंग है, उतना उतना उठा लो, और अनफिनाइट है, उतना उतना उठाओ जितना अपने पर्पस का, बाकी छोड़ दो। उसके बाद बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की, या रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ। एक शोध समस्या का चयन किसके दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए या किया जाता है, सोशल रेलिवेंस के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट के अकॉर्डिंग, रिसर्चर का जिसमें इंटरेस्ट है उसकी बात है, या अवेलेबिलिटी ऑफ द रेलिवेंट लिटरेचर की। जल्दी से जल्दी बताओ कि रिसर्च के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका स्टैंड पॉइंट क्या होना चाहिए, समस्या को, रिसर्च की समस्या को सिलेक्ट करते समय स्टैंड पॉइंट या आपका दृष्टिकोण कैसा रहना चाहिए। तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है। यहां पर जो आपका सबसे पहला नंबर ऑप्शन है कि समाज के अंदर रेलिवेंट होना चाहिए, सोशल रेलिवेंट की जरूरत रहती है रिसर्च के अंदर। अगर आप भी कोई रिसर्च करोगे तो ऐसी चीज के ऊपर रिसर्च करना जो समाज के लिए रेलिवेंट रहती है, नोट अपना सब्जेक्टिव चीजों को नहीं देखना, समाज के रेलिवेंट को देखोगे, मतलब ऑब्जेक्टिव आपका एक अच्छा डिसाइड होगा और उस उद्देश्य को आप पूरा भी कर पाओगे। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात भी नहीं करते, अगर आपका एक रिसर्च का प्रॉब्लम अच्छा है तो गवर्नमेंट भी आपको फंडिंग करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अगर आप एक रेलिवेंट और एक सोशल रेलिवेंट या हमारा नेशनल रेलिवेंट की बात करते हो, अगर ऐसी रिसर्च करते हो तो गवर्नमेंट आपको फंडिंग देगी, ठीक है, गवर्नमेंट आपको क्या देगी, फंडिंग देगी। उसके बाद यहां पर बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की, वो आपका गलत है यहां पर, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट को देख करके आपको कभी भी अपना रिसर्च का समस्या जो उसको क्या नहीं करना चाहिए, सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। रिसर्चर के इंटरेस्ट की बात करते हैं, अरे भाई रिसर्चर तो बोल देगा कि इंडिया के अंदर पबजी बंद हो गई है, ठीक है, और मैं इसकी जगह पर एक नई चीज की खोज कर रहा हूं जो आज की यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे पागल हो गया भाई, है, पहले तो पबजी बंद किया है,
थोड़ा सुकून मिला लोगों को, ठीक है। जो मम्मी पापा रोज बोलते रहते थे कि भाई पबजी खेल रहा है हमारा बच्चा, तो और बहुत लोगों ने इसकी वजह से सुसाइड भी किए थे, अगर पता हो तो आपको, ठीक है ना। पबजी के अंदर फोन तोड़ दिया या डिप्रेशन में चला गया, गेम हार गया, ये है वो है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। रिसर्चर एक समझदार व्यक्ति होता है और उसको अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि समाज के अंदर क्या क्या कमियां हैं, उनको मैं पूरा करूं, और जो मेरा मतलब हमारे देश की इकोनॉमी है उसको क्या करे, वो इकोनॉमी को क्या करे, ग्रोथ के ऊपर लेकर के आए, ऐसा होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ जो रेलिवेंट जो आपका लिटरेचर होता है, भाई जिस चीज की अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर रिसर्च क्यों करेगा भाई, अपना टाइम क्यों खराब करेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो पहले किसी बंदे ने रिसर्च कर रखी है, इसके अंदर क्या ही ढूंढ लोगे। वो तो ये बात होगा कि पानी के अंदर, मतलब वो बोलते हैं ना पंजाबी के अंदर, पानी के अंदर मदानी डाल देना, उससे कौन सा घी निकलने वाला है भाई। तो वैसा इसके अंदर नहीं करना आपको। रेलिवेंट जो लिटरेचर है, अवेलेबिलिटी है उसकी, उसके ऊपर आपको रिसर्च नहीं करनी है, सोशल रेलिवेंट को देखकर रिसर्च करनी है। ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। उसके बाद विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। भाई सैंपलिंग के क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, बच्चे पक्के कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 5 से 6 लिंक दे दूंगा, आपका कभी लाइफ के अंदर सैंपलिंग आपको भूलेगा नहीं, आप सैंपलिंग टीच करने लग जाओगे खुद दूसरों को। तो यहां पर अगर देखा जाए कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, सबसे पहले क्लस्टर की बात करते हैं, कोटा सैंपलिंग की बात करते हैं, सिस्टमैटिकल सैंपलिंग की बात करते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं। तो यहां पर जो आपका साफ साफ आपको पता होगा, जिन बच्चों ने तो पढ़ा है, कि कोटा सैंपलिंग क्या होता है, आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। सबको पता होगा जिन जिन लोगों ने यहां पर अपना सैंपलिंग कंप्लीट कर लिया। और कल बहुत सारे ने, कल 300 लोगों का व्यूज आया था मेरे सैंपलिंग वाली वीडियोस के ऊपर। तो सैंपलिंग वाली वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब लोग उसको देख रहे हैं। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी भाई, प्लीज उसको कंप्लीट आप कर लो। उसके बाद यहां बात करते हैं आगे 41 नंबर क्वेश्चन की, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज। जो फील्ड वर्क होता है, फील्ड वर्क आधारित अनुसंधान को किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। तो हिस्टोरिकल के ऊपर, एम्पिरिकल के ऊपर, या आपकी बायोग्राफिकल के ऊपर, या आपकी एक्सपेरिमेंटल के ऊपर। आपको पता फील्ड वर्क किसके साथ जुड़ा होता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूं कि जो आपका फील्ड वर्क है वो किसके ऊपर जुड़ा होता है। कुछ लोग तो बोलेंगे सर बायोग्राफी के साथ जुड़ा होता है, नहीं ऐसा नहीं है, जीवनियों के साथ नहीं जुड़ा होता। फील्ड वर्क आपके एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा होता है। अंपीरिकल का मतलब होता है जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है उसके बेस्ड के ऊपर आप काम करोगे। फील्ड वर्क भी हमारे को क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, तभी फील्ड वर्क आप कर सकते हो। लोगों से कैसे बातचीत करनी है, एक सुलझा हुआ व्यक्ति ही फील्ड वर्क में कामयाब है, या वो वहां जाकर के काम कर सकता है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यहां पर बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट कंप्रेहेंसिव सोर्स ऑफ द पॉपुलेशन डाटा। निम्न में से कौन सा जनसंख्या डेटा का सबसे व्यापक स्रोत है? जल्दी से जल्दी बताएं। सेंसस की बात करते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे की बात करते हैं, डेमोग्राफिकल हेल्थ सर्वे की बात करते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो आपका कंप्रेहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा है वो बच्चे यहां पर क्या रहने वाला है। यहां पर सेंसस की बात करते हैं जिसके अंदर पूरी की पूरी जनसंख्या आ जाती है आपकी, इंडिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको सेंसस मेथड्स के अंदर से मिल जाता है। जब जनगणना की जाती है, जनसंख्या की गिनती की जाती है पूरी इंडिया के अंदर, तो सेंसस मेथड वहां पर यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू सैंपलिंग। सैंपलिंग के अंदर कौन सा प्रिंसिपल लागू नहीं किया जाता? जल्दी से जल्दी बताएं। सैंपल यूनिट मस्ट बी क्लियर डिफाइंड की बात करता है, सैंपल यूनिट मस्ट बी डिपेंड ऑन ईच अदर की बात करता है, सैंपल यूनिट्स ऑफ द सैंपल शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द स्टडी, सैंपल यूनिट मस्ट बी चूजन इन अ सिस्टमैटिकल एंड ऑब्जेक्टिव माइनर की बात करता है। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है वो बता दें।
यहां पर देखो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 कि सैंपल होता है ना, जो सैंपलिंग के अंदर जो प्रिंसिपल नहीं किया जाता। देखो सैंपल यूनिट है वो मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए कि ये यूनिट उठाई है पूरी पॉपुलेशन से, वो बात ठीक है, लेकिन जो सैंपल यूनिट्स होती हैं मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अरे भाई सारी की सारी एक दूसरे पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर एक दूसरे पे निर्भर रहेंगी तो मतलब हेट्रोजीनियस है आपका, नॉट होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस के अंदर आपको ज्यादा बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा। कई बार तो जिस तरीके से मतलब पूरी की पूरी जो आपकी पॉपुलेशन होती है सारी की सारी हेट्रोजीनियस हो सकती है, उस टाइम पर आपको पूरी की पूरी पॉपुलेशन का भी आपको क्या करना पड़ता है, सैंपल उठाना पड़ता है या सेंसिस मेथड उसके ऊपर लगाना पड़ता है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिसर्च इज ऑलवेज, रिसर्च क्या होती है ऑलवेज, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें। एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज की बात करते हैं, वेरीफाई द ओल्ड नॉलेज एंड फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, की आपके बीच में मतलब आपको थोड़ी नॉलेज है और यहां पर नॉलेज है, आपको लास्ट का भी पता है एंड का भी पता है, मतलब स्टार्टिंग का भी पता है पर बीच का कुछ नहीं पता, तो रिसर्च करने से आपका जो ये फिल हो जाता है पूरे का पूरा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी, जब आप करते हो उस टाइम पर आपको कैसे लॉज का यूज करना चाहिए टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम, ताकि आपको प्रॉब्लम के बारे में पूरे का पूरा पता लग जाए, कि समस्या के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए, विचारों को स्पष्ट करने के लिए रिसर्च के क्षेत्र के अंदर जो भी आपको रिसर्च यूज करनी चाहिए वो कौन सी आपकी रिसर्च हो सकती है। जल्दी से जल्दी बताएं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है या एक्शन रिसर्च है। जो आपका राइट आंसर रहने वाला है जल्दी से जल्दी यहां पर बता दें, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रहने वाला है, कि जब भी आपको किसी के बारे में डिटेल में फील्ड के अंदर जाते हो और डिटेल में क्लियर आइडिया लेना चाहते हो तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दो, आपको सारी के सारी नॉलेज उसके बारे में आ जाएगी। 5 क्वेश्चन आपके रह चुके हैं। व्हेन ए रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू अ होमोजीनियस सॉरी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, व्हेन ए रिसर्च प्रॉब्लम आपकी किससे रिलेटेड है, हेट्रोजीनियस से। मैंने पहले आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बारे में बता दिया है कि जब आपकी रिसर्च प्रॉब्लम हेट्रोजीनियस होती है, द मोस्ट स्टेबल सैंपलिंग मेथड आपका कौन सा रहने वाला है। सुटेबल सैंपलिंग मेथड आपको बताना है, सेंसिज मेथड की बात नहीं है, बताना आपको सैंपलिंग का सुटेबल मेथड है। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है यहां पर बता दें कि कौन सा आपका एकदम से राइट और स्टेबल होगा जब आपकी हेट्रोजीनियस आपकी पॉपुलेशन होती है। लॉटरी मेथड की बात करते हैं, ठीक है, सारे के सारे आपके कौन से हैं, सारे के सारे आपके यहां पर ये लास्ट वाला छोड़कर ऊपर वाले रैंडम के हैं और ये वाला कन्वीनियंस सुविधा के अनुसार आपका कौन सा नॉन रैंडम वाला है। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है बता दें कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या रहने वाला है, लॉटरी मेथड, क्लस्टर सैंपलिंग या बीच में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, मे भी स्टक हो गया होगा। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला बच्चे, राइट आंसर आपका रहने वाला स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग का मतलब होता है कि आप पहले स्ट्रैटा बना लेते हो अलग अलग हेट्रोजीनियस के स्ट्रैटा बनाने के बाद आप क्या करोगे, यहां पर आपस के अंदर इनके बीच में से आप क्या करोगे, स्ट्रैटा बनाने के बाद एक रैंडम सैंपलिंग, जैसे आपने मान लो 5 से 10 स्टेटा बना ले, ठीक है, 5 से 10 आपने जो भी स्टेटा बना ले, इनमें से सब में से अब क्या करोगे, रैंडम सैंपलिंग के द्वारा स्टेटा में से क्या ले लोगे, अपना सैंपल निकाल लोगे। दैट इज कॉल्ड द क्या है, स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के अंदर। उसके बाद यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर क्या बताया, द प्रोसेस नोट नीडेड इन द
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कौन सी चीज आपकी जरूरत वाली नहीं होती? सबसे बड़ी बात है कि कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तो आपका आता है, एक यूनिट आपकी इंडिपेंडेंट रहती है, कंट्रोल यूनिट रहती है किसके अंदर? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। ऑब्जर्वेशनल की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं रेफरेंसेस कलेक्शन की बात करते हैं, या मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन। मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन भी आपका आता है किसके अंदर? एक्सपेरिमेंटल के अंदर। बार बार एक्सपेरिमेंटल करते हो मतलब मैनिपुलेशन करते करके, और क्या करते हो आप? रेप्लिकेशन आप करते हो, बार बार उसको रिप्लाई करते हो, तभी आपका रिजल्ट है जो करेक्ट आता है। और कंट्रोल यूनिट भी होती है, और रेफरेंसेस जो आपका कलेक्शन होता है वो भी इसके अंदर यूज किया जाता है। जो यूज नहीं किया जाता वो होता है आपका ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहां पर सारे का सारा जो काम होता है लाइव किया जाता है एक्सपेरिमेंटल के अंदर। ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑब्जर्वेशन की जरूरत वहां पड़ती है एक क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, इसका ज्यादा यूज किया जाता है। यहां बात करते हैं वी यूज फैक्टोरियल एनालाइज। फैक्टोरियल जो विश्लेषण है उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? सबसे पहले टू टेस्ट द हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, टू नाउ द डिफरेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, टू नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, टू नाउ द डिफरेंट अमंग द मैनी वेरिएबल्स की बात करते हैं। जल्दी से जल्दी बता दें कि फैक्टोरियल जो एनालाइज होता है आपका, वो कहां पर ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है? तो बच्चे जल्दी से जल्दी आपका जो राइट ऑप्शन है बता दें कि जो फैक्टोरियल एनालाइज है वो कहां यूज किया जाता है? हाइपोथेसिस टेस्ट को चेक करने के लिए। इसके लिए तो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया, अनोवा का यूज किया जाता है, अनोवा टेस्ट का यूज यहां पर किया जाता है, नोट फैक्टोरियल एनालाइज का। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद बात करते हैं टू नाउ द डिफरेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के अंदर, या दो वेरिएबल्स के अंदर। यहां पर अकेला दो वेरिएबल का बताया गया, दो वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंट, ये बात आपको याद रखनी है, डिफरेंट दो वेरिएबल्स का। यहां पर रिलेशनशिप है, आपस में संबंध क्या है? यहां पर अंतर और संबंध की बात करते हैं, या अनेक चरों की। अनेक चर नहीं होते फैक्टोरियल के अंदर, सिर्फ दो होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या देखा जाता है? डिफरेंट आपका देखा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड द, कि वह शोध जो अतीत के अध्ययन के बारे में आपको बताती है और साथ में आपको बताती है उसके माध्यम से आप नई नई चीजों की खोज कर सकते हो, ऐसी कौन सी रिसर्च होती है? कंटेंट एनालाइज की बात करते हैं कि पुराना कोई कंटेंट आपके पास है उसको पढ़ने से आपको नॉलेज आएगी, या हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं, या मैथोलॉजिकली की बात करते हैं, या आप फिलोसफिकल जो आपकी रिसर्च होती है उसकी बात करते हो। राइट आंसर आपका जो रहने वाला है यहां पर, वो रहने वाला है हिस्टोरिकल रिसर्च। सेकंड ऑप्शन यहां पर आपका ठीक है कि अतीत में जो चीजें हो चुकी हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करने से पता लगा हमें कि भाई ऐसा ऐसा किया था इस बंदे ने और इसका नतीजा ये रहा था, तो आपको ऐसा काम नहीं करना। वो आपके लिए नए फैक्ट आपको बना करके देगी। आने वाले टाइम के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है उनका पहले से सॉल्यूशन किया जा सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जा सकता है। उसके बाद यहां बात करते हैं एक्शन रिसर्च इज एन अप्लाइड रिसर्च होती है, और समलेटिव रिसर्च होती है आपकी, और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, या आपकी रिसर्च कैरी आउट द सॉल्व इमीडिएटली प्रॉब्लम की बात करते हैं। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें। एक्शन रिसर्च के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर बच्चे देखने को मिलता है, याद रखना आपको एक्शन रिसर्च पे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है एक्शन रिसर्च के अंदर होता है कि किसी भी चीज के ऊपर साथ के साथ कोई इमीडिएट एक्शन लेना, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आज के आपके 25 क्वेश्चन है, 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक। आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे 51 से लेकर आपके जो रहने वाले हैं आगे, मतलब जो भी आपके 100 तक रहने वाले हैं, ठीक है। बीच का जो भी आपका बनेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपके क्वेश्चन है डाल दूंगा, ठीक है जी। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। और डियर फ्रेंड्स, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। और इसी तरीके की अगर इंपॉर्टेंट क्लास आपको देखनी है, या आपको किसी भी चीज की मैराथन की जरूरत है, या आपको कोई भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर के ऊपर।
पॉसिबल हेल्प जो होगी मैं आपको करने वाला हूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां पर कांटेक्ट मेरे साथ कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इसी तरीके से आपके टॉपिक क्लियर करता रहूंगा।